जो 395 आर्टिकल का संविधान लिखा, उस संविधान में 63 आर्टिकल 395 आर्टिकल है, उसमें 63 आर्टिकल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज, जिसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, 6 बड़ी माइनॉरिटी। इन लोगों के समर्थन में 63 आर्टिकल बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे। ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं कौन से लोगों को पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को पता नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। ये 63 आर्टिकल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन लोगों के फेवर में लिखने का। लोगों को केवल संवैधानिक अधिकार नहीं मिले, बल्कि फंडामेंटल राइट मिले, मौलिक अधिकार मिले। अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच में जो फर्क होता है, वो फर्क भी हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। एक तो अधिकार होता है और एक मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है। ये फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को भी हरण करने का अधिकार नहीं। सरकार तो दूर की बात है, सरकार को तो किसी भी सरकार को किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हरण करने का अधिकार नहीं। बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है और बहुत से मौलिक अधिकार है। तो ऐसे मौलिक अधिकार, जिस अधिकार का हरण करने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं, सरकार के पास जो लोगों के जो अधिकार हरण करने का अधिकार नहीं है, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, और जिसके लिए संविधान के आर्टिकल 32 में प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। जो 2-2.5 हजार साल तक हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं थे, वो अधिकार बहाल किए गए, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग समाज में पैदा हुआ। शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, बैकवर्ड क्लास में, माइनॉरिटी में। ये जो पढ़े लिखे लोग निर्माण हुए, बड़ी संख्या में सारे देश भर में निर्माण हुए। लगभग 2 करोड़ नौकरियां है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, राज्य सरकार के, ऑटोनॉमस बॉडीज के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो इसमें 2 करोड़ नौकरियां है। अगर हम 50% नौकरियों की बात करें, तो इसमें
1 करोड़ नौकरियां SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिलना चाहिए। वो नहीं मिली हुई है, इसके बावजूद भी 25-30 लाख लोग जो हैं हमें सारे देश भर में दिखाई देते हैं। तो ये सारा का सारा 1848 से लेकर 1956 तक जो हमारे महापुरुषों के द्वारा संघर्ष चला, उसके बदौलत हमारे पढ़े लिखे लोगों को अधिकार मिला। इसलिए जिन लोगों को, जिन पढ़े लिखे लोगों को यह अधिकार मिला, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जिन महापुरुषों की बदौलत अच्छा जीवन जी रहे हैं, मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पीछे रहे हुए जो समाज है, गांव देहात में रहे हुए समाज के जो लोग हैं, उनको उसी तरह का मान सम्मान का जीवन जीने के लिए उपलब्ध कराने का संघर्ष करें। ये अपेक्षा हमारे महापुरुषों की थी। बाबा साहब आम्बेडकर की भी पढ़े लिखे लोगों से यह अपेक्षा थी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग उनके आंदोलन के बदौलत निर्माण हुआ, उन लोगों से ये उम्मीद थी उनकी कि वो पढ़ा लिखा वर्ग हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए 5 बड़े साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के बल पर फैसले लिए जाते हैं। जिन लोगों को सही फैसले लेना आता है, वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं, वही लोग आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले नंबर का साधन है बुद्धि, दूसरे नंबर का साधन है पैसा। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि नहीं, पैसा पहले नंबर का साधन होना है। पहले नंबर का साधन पैसा नहीं है, पहले नंबर का साधन बुद्धि है। अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम नेतृत्व करने लायक बन सकते हैं। यदि हम नेतृत्व करने लायक बन सकते हैं तो आंदोलन के लिए पैसा खड़ा करने लायक बन सकते हैं। जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो नौकरी करने वाला आदमी है, अगर वो संगठन में आ गया, संगठित क्षेत्र में आ गया, तो वो अपने घर में कुटी को कपड़े टांग कर तो नहीं आएगा, कपड़े पहन कर आएगा, तो कपड़े में पैकेट भी होगा, पैकेट में पैसा भी होगा, तो पैसा भी आएगा। तो बुद्धि के बाद पैसा एक दूसरा महत्वपूर्ण साधन है जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के पास होता है। तीसरा साधन है हुनर। जैसे मैं यहां माइक पर बोल रहा हूं, तो यहां हर आदमी को अगर ये कहा जाए कि आओ 5 मिनट बोलो, तो बोलने के लिए उनको दिक्कत। हर आदमी बोलना नहीं आएगा, बोलने का हुनर है। क्या बोलना चाहिए और ज्यादा बड़ा होना, क्यों बोलना चाहिए और ज्यादा बड़ा होना। तो तीसरा जो साधन है, बड़ा साधन है, वो हुनर है। और चौथा साधन है समय। अगर आपके पास आपके परिवार के लिए समय है और आंदोलन के लिए समय नहीं है, तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन के लिए भी समय होना चाहिए। केवल आदमी अपने परिवार में ही सारा का सारा समय लगा दे, आंदोलन और संगठन खड़ा करने का काम ना करे, और उसके परिवार पर कोई संकट आ जाए, अत्याचार हो जाए, तो उसकी मदद करने के लिए संगठन का, वो अकेला क्या कर लेगा? अगर उसके ऊपर अत्याचार हुआ, संगठन चाहिए। वो संगठन निर्माण करने के लिए समय की जरूरत है। ये चौथा साधन हो गया। पांचवा साधन है श्रम, मेहनत,
परिश्रम। अगर हमारा बच्चा बीमार हो गया तो हम कभी ऐसा कहते, बाजू वाला जो हमारा जो नेबर है उसको हम कहते कि भाई साहब मेरा बेटा बीमार हो गया है, उसको जरा हॉस्पिटल में ले जाओ, तो वो बोलेगा बच्चा पैदा किया इतना भी समय तेरे पास क्या इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता, तू अपने बच्चों को हॉस्पिटल में ले जा। तो अपना काम है, अपना मकसद है, उसको पूरा करने के लिए हमें ही मेहनत करनी होगी, हमें ही परिश्रम करना होगा, कोई दूसरा हमारा काम करने वाला नहीं है, हमें करना। तो ये 5 बड़े साधन हैं, ये पांचों के पांचों साधन बड़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के पास उपलब्ध है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है उसके पास ये पांचों के पांचों साधन है। उसके बाद बुद्धि है, उसके बाद पैसा है, उसके बाद हुनर है, उसके पास समय है, उसके पास अगर मेहनत करना चाहे अपने मकसद के लिए तो मेहनत कर सकता है। तो ये पांचों साधन उसके पास है। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ये अपेक्षा करते थे कि ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। जब उन्होंने देखा कि ये केवल अपने बाल बच्चे और बीवी के बीच में ही, अपने परिवार में ही लगा हुआ है और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, इस वजह से दुखी होकर बाबा साहब आंबेडकर को ऐसा कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात, तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को जो अपेक्षा बाबा साहब आंबेडकर की थी कि वो आंदोलन के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम दे, ये देने का काम करे। ये उपाय, अगर ये काम वो करना शुरू कर दे तो फिर ये माना जा सकता है कि वो बाबा साहब आंबेडकर को अपेक्षित कार्य कर रहा है। अगर वो व्यक्ति साल में एक बार 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर का जन्मदिन मनाने का काम करे और ये कहे कि मैं तो बाबा साहब आंबेडकर का जो उपकार है उस उपकार की उतराई कर रहा हूं, 365 दिन में एक दिन काम कर रहा है, 364 डेज में वो काम नहीं कर रहा है, तो कोई आंदोलन निर्माण नहीं। आपको जो संविधान ने अधिकार दिए उस अधिकार, वो संविधान में लिखे हुए जो अधिकार है वो अधिकार संविधान आपके घर में लाकर देने वाला नहीं है। संविधान में लिखा है, मगर वो लिखा हुआ अधिकार आपके घर में संविधान लाकर देने वाला नहीं है। वो अधिकार देने के लिए आपके पास संगठित शक्ति चाहिए, आपके पास आंदोलन चाहिए। वो आंदोलन आपको अधिकार दिलवा सकता है। संविधान में केवल लिखे होने से आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है, वो लेने होंगे और उसको लेने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, आंदोलन का निर्माण करना होगा। ये काम हमको करना होगा, ये ध्यान हम लोगों को रखना होगा। अपने आप संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिलने वाले नहीं, हम लोगों को ये काम करना। दूसरी बात, जो दूसरा विषय रखा गया है वो दूसरा विषय है जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी। बाबा साहब आंबेडकर ने कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से 4 बड़े शेड्यूल तैयार किए और उसको संवैधानिक मान्यता, ये हमारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, वो मैं बात आपको बता रहा। ये संवैधानिक मान्यता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जितनी अछूत जातियां हैं उनकी संख्या 1703 है। ये भी मुझे नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे लोगों को पता होगा।
ये जो जिसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है ऑल इंडिया में, उसकी 1703 जातियां हैं। वो सारे जातियां 1703 टुकड़े हैं ब्राह्मणों ने किए, 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने इसके 1703 टुकड़े किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारे 1703 टुकड़ों को एक नाम दिया और वो संवैधानिक रूप से नाम दिया शेड्यूल कास्ट। किसी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अगर कोई बाह्य आदमी पूछे कौन हो, तो जवाब शेड्यूल कास्ट, वो जवाब देता शेड्यूल कास्ट। पहले ये बनने के पहले जब पूछा जाता था कौन हो, समा जाटव, बंगी, वाल्मीकि, पहले लोग ये थे। अभी जो है वो लोग जो है कहते हैं शेड्यूल कास्ट। तो एक हमारी पहचान, संवैधानिक पहचान, संविधान ने ये नाम दिया है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जाति नहीं, ये 1703 जातियों का समूह है। 1703 जातियों को एक नाम दिया। 1935 को सेकंड इंडिया एक्ट बना। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत सेकंड इंडिया एक्ट में अंग्रेजों के द्वारा 1703 जातियों को शेड्यूल कास्ट का नाम देने में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हो गए। उसके बाद 42 को बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया। 1703 जातियों। दूसरा है शेड्यूल ट्राइब, 801 ट्राइब्स है। ट्राइब्स को हिंदी में कहते हैं गण, और हिंदी में उसको और एक नाम है जनजाति। मगर ये जो ट्राइब है ये एक नहीं है, ऐसे ट्राइब भी सारे देश भर में 801 है। वो सारे लोगों को एक नाम दिया शेड्यूल ट्राइब। उसका भी एक शेड्यूल बनाया, इकट्ठा किया। तीसरा 340वें आर्टिकल के तहत ही 3743 जातियों को 3743 जातियों को एक नाम दिया गया, ओबीसी। ये भी 340 आर्टिकल के तहत। ये तीसरा शेड्यूल, समझ रहे हो। और चौथा शेड्यूल है माइनॉरिटी। ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, मगर ब्राह्मण को माइनॉरिटीज के तौर पर मान्यता नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इन्हीं लोगों को माइनॉरिटीज के तौर पर संविधान ने मान्यता दी है। ये 4 बड़े शेड्यूल जो है संविधान ने बनाए, ये संवैधानिक रूप से बनाए हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो 1703 जाति के अछूत है और शेड्यूल कास्ट है, वो लोग जब अपनी एक जाति के आधार पर संगठन बनाने का काम करते हैं, एक जाति के आधार पर, तो ये एक जाति को जागृत करने का काम जब कोई जाति करती है, तो 1703 जातियों की संख्या भारत में 18% है और एक जाति की संख्या 2%, 4%, 5% हो, बहुत ज्यादा हुआ। अगर एक जाति का आप संगठन बना दोगे, जब 18% जाति को इकट्ठा करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। चुनाव में अभी अखिलेश यादव को 32% वोट पड़े,
32% वोट पड़ने के बाद भी बहुमत नहीं मिला। 41% वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा, इसको 32% पड़ा, 9% ज्यादा बीजेपी को पड़ा, चुनाव हार गए, बहुमत नहीं मिला। तो केवल एक जाति के लोगों को इकट्ठा करके ना आप बड़ा आंदोलन कर सकते हो, ना चुनाव में चुनाव जीत सकते हो। जब एक बार, दो बार, तीन बार चुनाव हार जाओगे तो फिर आप निराश हो जाओगे और सोचोगे यार बीजेपी में जाकर ही एमएलए बनाया जा सकता है, कांग्रेस में जाकर नहीं बनाया जा सकता है, उधर जाकर ही बनाया जा सकता है। और अंतिमता क्या होगा? आपके ब्राह्मणवाद का पक्ष। तो एक सिंगल जाति का संगठन बनाने से अंतिमता आप ब्राह्मणवाद का भक्ष बनोगे, ये रिकॉर्ड। इसलिए कम से कम आपको क्या करना चाहिए? कम से कम आपको, जिससे आपका बहुसंख्यांक हो जाए, इतने लोग इकट्ठा करने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर जब उत्तर प्रदेश में आए, लखनऊ में और कानपुर में उन्होंने सम्मेलन किया, तब उन्होंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में तो शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा होने चाहिए। अब 21% शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में और 54% वो बीसी। अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों इकट्ठा होते हैं, सारा राजनीति का समीकरण बदल जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, समझना होगा। बात समझा रहा, भाषण कब करता हूं और बातें समझाने का प्रयास करता हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए, जो मुझे समझ में आती है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें समझाई, हमने समझी, आपको समझाने का प्रयास करना उस तरीके से काम करना होगा। एक जाति के बजाय जो जाति का समूह 1703 जातियों का बनाया, उसकी संख्या 18% है और ओबीसी की संख्या 54% है। दोनों को मिलाओ, ये मिलाने का काम करना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों कहा? एक ओबीसी का डेलीगेशन उनको मिलने के लिए गया। ओबीसी का 10-11 लोगों का एक डेलीगेशन बाबा साहब आम्बेडकर को लखनऊ में मिलने के लिए गया और उन्होंने उनको कहा, बाबा साहब, आपके जैसा सफल नेता, योग्य नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से ये 46 की बात है। जब वो मिलने के लिए गए कि आपके जैसा सफल नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से देखो इनको कितने अधिकार मिले हैं, तो हम आपको अनुरोध करते हैं शेड्यूल कास्ट के साथ साथ आप हमारा भी नेतृत्व करें। हमारे पास हमारा नेतृत्व करने लायक व्यक्ति नहीं है। तो इसी का संदर्भ लेकर बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा कि राजनीति में हम भी अकेले चल रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही। अगर सफलता हासिल करनी है तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा आना चाहिए और एक इकट्ठा आना चाहिए, ये एक मामला है। दूसरा है इकट्ठा लाना चाहिए। जिसको ज्यादा समझ में आता है उसको पहल करना चाहिए, जिसको कम समझ में आता है वो पहल नहीं कर सकता। जिसके बाद ज्यादा समझदारी हो, एक समझदारी की बात तो आप ज्यादा जानकार होना चाहिए, दूसरी बात आप ज्यादा समझदार होना चाहिए। जानकारी अलग बात है, समझदारी अलग बात है। समझदारी क्या है? जिसको जानकारी के अनुसार अमल करना आता है तो माना जा सकता है कि उसके पास समझदारी। जिसको अमल करना नहीं आता है, जानकारी है, केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा, समझदारी होना जरूरी है। और समझदार आदमी वो ज्यादा होता है, ज्यादा समझदार माना जाता है जो समझदारी में अपने समाज को इकट्ठा करने का काम करे और अपने समाज को जो संवैधानिक अधिकार है, जो मिले हुए हैं, वो दिलवाने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करे। ये काम करना जरूरी है।
तो शेड्यूल ट्राइब के भी 801 टुकड़े हैं। उसके बाद 3743 ओबीसी के टुकड़े हैं। ये सारे टुकड़े 6247 टुकड़े हैं। आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते थे, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है, ऐसा ब्राह्मण कहा करते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासियों को 6247 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6247 टुकड़ों में बांटा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अंग्रेज ब्राह्मणों से ज्यादा खतरनाक नहीं थे, ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण। तो हम लोगों को जिन लोगों ने बांटा, टुकड़ों में बांटा, तो बांटने से बांटने वाले का फायदा हो रहा था, बटे रहने में हमारा कोई फायदा नहीं। इकट्ठा होने में हमारा फायदा। और अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी। ये करना जरूरी है, ये करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और केवल अपने जाति को जागृत करने का काम करते हैं, आज हमारे पास बामसेन के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो सारे देश भर में प्रयास किया गया, मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा तब मैं नौकरी में लगा। 18 साल 3-4 महीने का था जब मैं डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए गया। तो वहां वीएन पाटिल नाम का एक व्यक्ति था। तो सुपरवाइजर ने कहा, ये वीएन पाटिल है, ये 6 महीने का आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि मैं 6 महीने का मुझे ट्रेनिंग लेना था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो वीएन पाटिल क्या करता था, शाम के 6 बजे तक मुझे सरकारी कामकाज का ट्रेनिंग देता था। 6 बजे के बाद बामसेन के मीटिंग को लेके जाता था, क्योंकि वो 2-2 ट्रेनिंग देता था। सरकार सुपरवाइजर ने उसको कहा है, इसको आप सरकार काम का ट्रेनिंग दे दो, तो वो मुझे 2-2 ट्रेनिंग देता था। एक ट्रेनिंग तो वो देता था सरकारी कामकाज का, दूसरा ट्रेनिंग देता था बामसेन के मीटिंग में। वो मेरा सुपरवाइजर था, ट्रेनर था, तो मैं टाल नहीं सकता था। तो मैं धीरे धीरे 18 साल 3-4 महीने के बाद बामसेन के मीटिंगों में जाना शुरू हुआ। और जब मुझे ये बात समझ में आई, कौन सी बात समझ में आई, कि अकेले दम पर हम समाज का बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, तो मैं संगठित रूप से काम करना शुरू किया। तो आज मेरी उम्र 65 रनिंग है, तो 46 के लगभग साल हो गए। इतने समय से मैं काम कर रहा हूं और इतने समय से काम करने के आधार पर आज हम लोग ये कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अदर बैकवर्ड क्लास के और माइनॉरिटी के कम से कम 2400 से ज्यादा टुकड़े जोड़ने में हम लोग कामयाब थे। 2400 से ज्यादा। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में भौगोलिक क्षेत्र में हमारा संगठन हमने फैलाया। इतने बड़े पैमाने। 2000 में खबड़े साहब का देहांत हो गया और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, तो उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में काशीराम जी कहा करते थे कि बामसेन संगठन फैला है 13 स्टेट में 140 जिलों में। आज 31 राज्यों में और 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांव में फैला।
इतना बड़ा संगठन हो गया, इतनी विशाल संगठित शक्ति का निर्माण, और इतने जाति के टुकड़ों को हम लोग जोड़ने में कामयाब हुए। हम ये नहीं कहते हैं कि 6000 के 6247 टुकड़े हम जोड़ने में कामयाब हो गए। शेड्यूल कास्ट के टुकड़ों को जोड़ने में हम कामयाब हो गए, शेड्यूल ट्राइब के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, नॉमी ट्राइब के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, एमबीसी के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, ओबीसी के टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब हो गए, माइनॉरिटी के हमारे पास मुस्लिम कार्यकर्ता है, हमारे पास क्रिश्चियन कार्यकर्ता है, हमारे पास बुद्धिस्ट कार्यकर्ता है, जैन जो SC ST OBC के बैकवर्ड लोग हैं वो हमारे पास कार्यकर्ता है, सिखों के कार्यकर्ता है, यहाँ सिखों का कार्यकर्ता है आपके सामने ही है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। और लिंगायत कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता सारे देश भर में कार्यरत। तो इस तरह से इतना बड़ा विशाल संगठन निर्माण करने का काम हम लोग करने में कामयाब। तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं या समझा रहा हूं, इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण हमने किया और इस वजह से जो हमारा दुश्मन है ये संगठित शक्ति से डरा हुआ। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हो गई, शायद कोई भी संगठन हमारे मुकाबले में SC ST OBC माइनॉरिटी में कोई भी संगठन इतना बड़ा भारत में नहीं है। आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा निधि हमारे लोग साल भर में इकट्ठा करते हैं। कोई संगठन है हमारे समाज में जो 25 करोड़ रुपया सारे देश भर में इकट्ठा करता? 300-400 से ज्यादा हमारे होल टाइमर काम करते सारे देश भर। तो इतना बड़ा नेटवर्क सारे देश भर में हम लोग फैलाए हुए हैं। जैसे हमारे एक साथी ने कहा वैसी तरह से विदेशों में भी संगठन, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, गल्फ में, मिडल ईस्ट में, कई देशों में जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग विदेश में हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ बामसेन में काम करते हैं, वो वहां काम करते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया और इस संगठित शक्ति का निर्माण करने की वजह से क्या हो रहा है, हमने किसी एक जाति को इकट्ठा करने का काम नहीं किया, और अगर किया होता तो ये ब्राह्मणवाद का भक्ष बन गई होती। हमने शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, नॉमिनी ट्राइब की, एमबीसी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, तमाम लोगों को साथ में भाईचारा निर्माण किया। जहां जहां भी बामसेन, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा मजबूत है, वहां ब्राह्मणवादी लोगों को फसाद करने के लिए मुसलमानों के विरोध में आदमी नहीं मिल रहे। आजकल आप लोग देख रहे हैं फसाद करने की बहुत कोशिश हो रही, तो हो नहीं हो रहा, हो नहीं रहा, इसका आदमी नहीं मिल रहा। ब्राह्मण जाके मुसलमान के घर पर हमला नहीं कर सकता, इसकी इतनी औकात नहीं है। वो तो SC ST OBC के लोगों को सामने कर देता है। अब SC ST OBC को वामन में श्राम का गुरु मंत्र समझ में आया तो वो वामन का नहीं सुनता है, वामन का सुनता है। वामन का पहले सुनता था, पहले वामन का सुनता था, अभी वामन का सुनता है। तो वामन का ना सुनने से फसाद नहीं हो रहे, क्योंकि फसाद करने के लिए मैन पावर चाहिए, फसाद करने के लिए SC ST OBC चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। सारे देश भर में मस्जिदों का मामला, भोंगे का मामला, पोंगे का मामला हले खड़ा कर रहे हैं, मगर हो नहीं रहा। सारे देश भर में कर रहे, कोशिश कर रहे, हो नहीं रहा है। किसी ब्राह्मण को मुसलमानों के बस्ती पर जाके हमला करने की औकात नहीं है। ये तो SC ST OBC के लोगों को करते थे इस्तेमाल, अभी वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से
इस वजह से फसाद हो नहीं रहा है। तो मुसलमानों को भी मैं खास बात समझा रहा कि मुसलमानों को भी SC ST OBC के लोगों को जगाने में मदद करना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा SC ST OBC के लोग ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएंगे, उतना मुसलमानों की समस्या का समाधान है। समझ, जब एक भी आदमी फसाद करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो मुसलमान निश्चिंत होकर सो सकता है। अगर मुसलमान SC ST OBC को जगाने के लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, तो फसाद करने के लिए आदमी ही नहीं मिलेगा तो मुसलमान निश्चित सो सकता है। नहीं तो रात में मुसलमानों को सोने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि पता नहीं चला रात में क्या होगा। मैं आपको इलाज बता रहा हूं, बीमारी आपको मालूम है, मैं इलाज बता रहा हूं। इलाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वजह से इस देश में ये जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, इस संगठित शक्ति का हम लोगों ने, आपको प्रयोग के तौर पर अगर जानकारी चाहिए तो हमने इसका कितनी बड़ी संगठित शक्ति हो गई है, तो हमने इसका भारत बंद करने के लिए इस्तेमाल किया। भारत बंद कोई गली मोहल्ला बंद करना नहीं है। कितना भारत बड़ा है भाई, 36 राज्य हैं देश के, 36 राज्य और केंद्र शासित मिलकर 36 स्टेट है। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी फ्लाइट में जाना है तो कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। आप अंदाजा लगाओ कितनी भूमि है, इतनी ज्यादा भूमि है। और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, छोटा मोटा देश नहीं है। और इस वजह से जब हम भारत बंद करते हैं तो आपको बताता हूं, उदाहरण के लिए बताता हूं, 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद किया, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए। ये रिजर्वेशन का मामला था, इस वजह से मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए, केवल SC ST OBC के लोग शामिल हो गए। तो ये रोस्टर का मामला हल हो गया और नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ा। आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है? नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है। किसानों की तीनों कानून पीछे ले लिया, मगर एक भी किसानों से बात नहीं की। इतना अकड़ू आदमी, कानून पीछे ले लिया मगर बात नहीं की किसान, इतना अकड़ू आदमी। तो इस अकड़ू आदमी को हमने मजबूर किया पार्लियामेंट में कानून पास करने के लिए, और उसको कानून पास करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा भारत बंद हो गया होगा। तभी तो भारत सरकार ने रिपोर्ट लिया होगा, CBI से रिपोर्ट लिया होगा, IB से रिपोर्ट लिया होगा, उसके आधार पर तो मानना पड़ा उसको। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, दूसरा भारत बंद हमने किया 29 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में। CAA के विरोध में, ये CAA कानून क्या है ये जानने के लिए थोड़ा जानकारी आपको देता हूं। ये आसाम में छोटे लेवल पर इसको लागू किया गया। आसाम में ये CAA का कानून छोटे लेवल पर लागू किया गया था। 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। ये नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का क्या मतलब है? नागरिकता के अधिकार से वंचित करने से आप नागरिक ही नहीं माने जाते हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपकी सारी संपत्ति सरकार में जमा कर दी जाती है और आपको डिटेंशन कैंप में, जेल नुमा कैंप में बंद कर दिया जाता है। ये काम 19,48,000 लोगों के रेफरेंस पे होने जा रहा था। उसमें मुसलमान कितने थे? अरे सुनो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, कम से कम यहां मत करो, वहां जाओ, बस्ती में जाके करो। यहां कम से कम मेरे पास तो कम से कम इकट्ठा रहो, बाकी अपने बस्ती में जाके झगड़ा करो। मैं आपको इकट्ठा करने के लिए आया हूं, तो इकट्ठा होने की बात समझो, इकट्ठा होने की बात समझो। साथियों, मैं आपको बात समझा रहा हूं। तो आसाम में
जब ये तलवार टांगी गई तो वहां के SC ST OBC के लोग बामसेफ के लोगों को मिले कि आप हमारी मदद करो। तो हमारे लोगों ने कहा कि बामसेफ अभी आसाम में इतना मजबूत नहीं है कि हम आपकी मदद कर सके, मगर बामसेफ मजबूत संगठन है, एक आदमी आपकी मदद कर सकता है, वो है वामन मेश्राम। कहा कहाँ मिलेगा? का दिल्ली में। दिन तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। तो हमारे लोगों ने उनको लेकर आया दिल्ली, मेरी मुलाकात करवाई। मैंने उनको कहा आसाम की राजधानी गुवाहाटी में लोगों को इकट्ठा करो। तो लोगों को उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठा किया जो प्रताड़ित लोग थे। मैंने उनके सामने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का आंदोलन चल रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे? तो हमारे SC ST OBC के लोगों ने मुझे कहा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का आंदोलन चल रहा था तो हम उस आंदोलन में शामिल थे। हमारे लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग उस आंदोलन में शामिल थे। तो फिर दूसरा सवाल पूछा कि मैंने कहा जब आप शामिल ही थे तो अब आपकी क्या समस्या है? कहा हमारा ही नंबर लगा दिया, निकालने वाले लोगों में हमारा ही नंबर लगा दिया। यानी RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, BJP के लोग हमारे लोगों के पास आते थे और कहते थे कि ये बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उसके विरोध में ये आंदोलन है, आप सहभागी हो जाओ। तो हमारे SC ST OBC के लोगों ने उन लोगों को साथ सहयोग दिया और जब ये कानून लागू करने का समय आया तो 19,48,000 में 5 लाख मुसलमानों को निकाला, 14,48,000 SC ST OBC को निकाला। 75% SC ST OBC को निकाला कि तुम तो भारत के ही नहीं हो। जिन ब्राह्मणों का DNA विदेशी है उन लोगों ने SC ST OBC को ही निकालने का मामला शुरू कर दिया आसाम में। जब मैंने देखा कि ये तो सारा मामला बहुत ही क्रिटिकल है, मैंने कहा ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। अब ये आज से मेरी समस्या हो गई है। मैं दिल्ली वापस आ गया और दिल्ली वापस आकर 29 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। मुसलमानों को लगा, आप लोगों को जानकारी होगी कि मुसलमानों ने दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन शुरू करवाया था। शाहीन बाग आंदोलन का नाम नहीं, अब मैं वो इलाके का नाम है शाहीन बाग, वहां मुसलमान रहते थे, तो आंदोलन का नाम ही पड़ा शाहीन बाग आंदोलन। अब हमारे महाराष्ट्र में शाहीन बाग नहीं है मगर आंदोलन शाहीन बाग चल रहा है, सारे देश भर में शाहीन बाग आंदोलन। अब ये शाहीन बाग आंदोलन को पब्लिसिटी भी अखबार वाले बड़े पैमाने पर दे रहे थे कि ये मुसलमानों का आंदोलन है और इस कानून से मुसलमानों को निकाला जाएगा। इसके पीछे BJP RSS की एक कोशिश थी कि SC ST OBC के लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काया जाए। मगर जब हमने सारे देश भर में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस कानून की वजह से 5 लाख लोगों को आसाम में निकाला गया और 14,48,000 SC ST OBC को निकाला गया, जब हमने सारे देश भर के लोगों को बताना शुरू कर दिया तब लोगों को समझ में आया अरे ये तो मामला मुसलमानों का नहीं है, अगर है भी तो ये दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का मामला तो SC ST OBC का है, दूसरे नंबर का मामला मुसलमानों का है। जब हमने SC ST OBC के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया तो मुसलमानों को लगा कि CAA का कानून तो पार्लियामेंट ने पास किया, अब ये कानून सारे देश भर में लागू होगा और सारे देश भर में मुसलमानों को निकाला जाएगा। इसलिए 29 जनवरी 2020 के आंदोलन में मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो। 5 मार्च 2019 को मुसलमान शामिल नहीं थे मगर 29 जनवरी 2020 को मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में शामिल। जब मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो गए तो पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, मैं आप लोगों को एकता की बात समझा रहा हूं। एकता से क्या हो सकता है वो बात समझा। एक जाति समूह को लेकर के काम चलने वाला नहीं है वो समझा रहा।
तो जब सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया, भारत बंद किया, तो परिणाम क्या हुआ? वो पहले से ज्यादा भारत बंद हो गया। जब पहले से ज्यादा भारत बंद हो गया तो इसके दो बड़े परिणाम। सीएए का कानून जिस आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के पहल से बनाया गया था, वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। कितने लोगों को पता है? चलो 2-3 लोगों को पता है, 2, 4, 5, 10 लोगों को पता है, चलो अच्छी बात है। तो हमारे लोगों के द्वारा ही बताया गया और उन्होंने सुना होगा तो मालूम हो गया होगा, बाकी किसी को पता है नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो सीए का कानून पास किया, वो जब हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, उसके बाद से वो कानून कचरा कुंडी में पड़ा। ये भारत बंद की वजह से, समझ रहे? अकेले शाहीन बाग वाले आंदोलन कर रहे थे, अकेले। ध्यान से सुनो, बहुत खास बात बता रहा, समझ में आने के लिए थोड़ा दिमाग आपके पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका उपयोग करो। समझा रहा, अकेले शाहीन बाग वाले मुसलमान जब इस कानून का विरोध कर रहे थे तो देश में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो रहा। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा होता है तो बीजेपी को फायदा होता है, आरएसएस को फायदा होता है, विश्व हिंदू परिषद को फायदा होता है। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है तो आरएसएस, बीजेपी को फायदा होता है। तो शाहीन बाग के आंदोलन से हिंदू मुसलमान हो रहा था, मगर जब हमने एससी, एसटी, ओबीसी की तरफ से पहल की और भारत बंद का ऐलान किया और मुसलमानों ने साथ दिया, तो एससी, एसटी, ओबीसी प्लस मुसलमान, भारत बंद हो गया। जब भारत बंद हो गया तो शाहीन बाग वाले आंदोलन में जो कानून का हश्र करना चाहिए था वो नहीं हुआ। जब हमने भारत बंद किया तो वो कानून कचरा कुंडी में जाके पड़ा। शाहीन बाग से तो उनको फायदा हो रहा था क्योंकि वो केवल मुसलमानों का आंदोलन था और मुसलमानों के आंदोलन से हिंदू मुसलमान मामला बन रहा था, आरएसएस को फायदा हो रहा था। मगर जब एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों ने पहल करके भारत बंद किया और मुसलमानों ने समर्थन दे दिया तो एससी, एसटी, ओबीसी एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमान सारे इकट्ठा आ गए। इसका परिणाम यह हुआ, सीए का कानून अभी भी कचरा कुंडी में पड़ा हुआ। हो गया, मुसलमानों को फायदा हो गया। मुसलमानों को खास तौर पर, इधर ज्यादा संख्या नहीं है, 10-5 लोग हैं, 10-5 मुसलमान है। मुसलमानों के सारे लोग 100% मिलाकर भी नहीं कर सकते। 100% मुसलमान इकट्ठा होकर भी जो कर नहीं सकते, क्योंकि जितने ज्यादा मुसलमान सड़कों पर उतरते उतने ज्यादा हिंदू इकट्ठा हो जाए। आया समझ में आया? और जितने ज्यादा हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं उतना ज्यादा मुसलमान का संकट बढ़ जाता है। मैं हिंदुओं से निकाल रहा हूं एससी, एसटी, ओबीसी को अलग, अब कह रहा हूं ये हिंदू नहीं। और ब्राह्मणों को चुनौती देके कह रहा हूं कि तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथों में एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू लिखा हुआ है बताओ।